हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, डबल इंटीग्रेशन। जूनियर क्लासेस में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। एफ एक्स एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है और एक्स की लिमिट्स ए से लेकर बी के बीच में अगर हम इस तरह का इंटीग्रल डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू एच। ये f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस टू एच, f ऑफ a प्लस n माइनस एच, ये क्या है? जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यूज हैं। एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू है पॉइंट ए पर, एफ ऑफ ए प्लस एच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है। तो जो हमारे पास ये इंटरवल है ए से लेकर बी तक, इस इंटरवल ए टू बी को हमने डिवाइड कर दिया है n इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स ऑफ हाइट h। ठीक है, तो जो हमारा ये इंटरवल है, इस इंटरवल को हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया है। सभी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और उनकी जो हाइट है या जो इंटरवल सब इंटरवल की विड्थ है वो हमने h अज्यूम की है। तो a प्लस h, a प्लस टू एच अप टू a प्लस n माइनस वन एच, ये जो है इस इंटरवल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट हैं, मतलब समान दूरी पर हैं। और इन सभी पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इन सभी फंक्शन की वैल्यूज को हमने आपस में ऐड कर दिया, एक समेशन निकाल लिया। और अगर हम ये माने कि n इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये जो इनफाइनाइट समेशन है, दिस समेशन इंटू एच, एच क्या है? सब इंटरवल की विड्थ या हाइट। तो ये जो समेशन है, इस समेशन को h से मल्टीप्लाई करके अगर इसकी लिमिट ली जाए तो इसे हम कहते थे डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद इन द लिमिट्स a टू b। ठीक है, ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन आप मान सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम 2 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेंगे डबल इंटीग्रल्स, और अगर इसे 3 डायमेंशन के लिए एक्सटेंड किया जाए तो हमें मिल जाएंगे ट्रिपल इंटीग्रल्स। फिलहाल हम केवल डबल इंटीग्रल्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं डबल इंटीग्रल की। डबल इंटीग्रल के लिए आप मान लीजिए कि एफ एक्स वाई एक 2 वेरिएबल फंक्शन है x और y का। यहां पर मैं एक 2 डायमेंशनल स्पेस लेता हूं और इस स्पेस में किसी कर्व से रीजन R में एक एरिया A एनक्लोज्ड है। ठीक है, ये रीजन R है, मैंने बाउंड्री यहां शो की है। इस रीजन R के अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है, जो एरिया बंद है, उस एरिया को हमने A कह दिया है। अब इस रीजन के अंदर मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस, पैरेलल वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, साथ ही साथ कुछ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैंने ड्रॉ कर दी हैं। जिससे कि ये पूरा रीजन बहुत सारे रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया है। इन्हीं में से कोई एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की लेंथ डेल्टा एक्स अज्यूम कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो डेल्टा
y अज्यूम कर लेते हैं, तो इस रेक्टेंगल का जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया होगा, यानी कि जो अल्पांश क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा, dA बोल देते हैं इसको, एंड दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा x इंटू डेल्टा y। अब जैसा कि हमने इस इंटीग्रल में देखा, फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज हैं, उन सब को h से मल्टीप्लाई किया गया है। h हमने इसलिए लिया था क्योंकि जो इंटरवल था उसे हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां पर ये जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, अगर आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया डिफरेंट लेते हैं तो आप इस समेशन के फॉर्म में ही टू वेरिएबल फंक्शन के लिए एक और समेशन बना सकते हैं। f ऑफ x1 y1, x1 y1 एक पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x1 y1, इसके साथ हमने ले लिया dA1, फिर कोई दूसरा पॉइंट है x2 y2 जिस पर फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ x2 y2, और इस रेक्टेंगल का एरिया dA2, इसे आप कंटिन्यू करेंगे nth पॉइंट के लिए, और फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ xn yn मल्टीप्लाइड बाय dan। ठीक है, जो समेशन आप यहां देख रहे हैं बिल्कुल वही समेशन हमने यहां भी लिया है, लेकिन फर्क इतना सा है कि ये था 1 डायमेंशन के लिए और ये है 2 डायमेंशन के लिए। यहां पर जो h है, आप मान सकते हैं कि h एक लाइन पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी है। ठीक है, जबकि यहां पर हम ये कहेंगे कि जो ये h के स्थान पर हमने लिया है dA1, dA2 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल का इनफाइनाइटेसिमल एरिया, मतलब छोटा अल्पांश क्षेत्रफल है ये। अगर इस समेशन का लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिया जाए, आप मिलान कर सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इस समेशन को अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिया जाए और साथ ही साथ ये माना जाए कि ये जो भी छोटे एरियाज हैं इनमें से जो लार्जेस्ट एरिया होगा वो भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी dAr टेंड्स टू 0 लिमिट्स लेके इस समेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं डबल इंटीग्रल f ऑफ एक्स वाई dx dy के साथ। ठीक है, यहां जो लिमिट्स आएंगी ये लिमिट्स x और y की लिमिट्स होंगी। अंदर वाली लिमिट्स को हम y के लिए ले सकते हैं या x के लिए भी ले सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर अंदर वाली लिमिट्स x की हैं तो बाहर वाली लिमिट्स y की, अगर अंदर वाली लिमिट्स y की हैं तो बाहर वाली लिमिट्स x के लिए काम में ली जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं इसे हम डबल इंटीग्रल नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल को कैसे इवैल्यूएट किया जाए वो समझते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहां पर 3 अलग अलग तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की। मान लीजिए फंक्शन डबल इंटीग्रल आपको इस तरीके से दिया गया है f ऑफ एक्स वाई dx dy, और जो लिमिट्स हैं देखिए वो किस तरह से हैं। लिमिट्स ध्यान से देखेंगे यहां पर, क्योंकि लिमिट्स का ऑर्डर चेंज करने से इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए इस बात पर आप ध्यान देंगे। अंदर की वाली लिमिट्स हैं वो ऐसे लिखी गई हैं y इक्वल टू फाई 1x एंड y इक्वल टू फाई 2x। बाहर वाली लिमिट्स हैं x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक। इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है कि जो हम रीजन डिस्कस कर रहे हैं यहां पर,
y इक्वल टू 5(1)x, मान लो ये है y इक्वल टू 5(2)x, ये है y इक्वल टू 5(1)x। तो ये दो अलग अलग कर्व्स हैं जिनके इक्वेशंस इस तरीके से लिखे गए हैं, y इक्वल टू 5(1)x, y इक्वल टू 5(2)x, और y एक्सिस के पैरेलल ये दो लाइंस हैं, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो दो कर्व्स हो गए हमारे पास और y एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस हो गई, इनके बीच में ये बाउंडेड एरिया है। ये बाउंडेड एरिया है, हमें जो डबल इंटीग्रल है वो इस बाउंडेड रीजन के अंदर अंदर निकालना है। ठीक है ना, तो इसे निकालने के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए, अगर इस स्ट्रिप को मैं बहुत ही कम विड्थ की लेता हूं, बहुत ही कम चौड़ाई की लेता हूं, तो लगभग एक रेक्टेंगल बन जाएगा, जैसा कि मेरे पास इस फिगर में बन रहा था। तो आप ये ध्यान देंगे कि जब y की लिमिट्स वेरिएबल हैं, y यहां पर 5(1)x मतलब y फंक्शन है x का, y इक्वल टू 5(2)x अगेन y फंक्शन है x का, तो जो y की लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, जबकि x की लिमिट्स एज अ कांस्टेंट दी हुई हैं। तो पहले आपको क्या करना होगा, ऑर्डर का ध्यान रखना है। देखिए, पहले आप इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x को कांस्टेंट की तरह मानते हुए। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, फंक्शन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट मानते हुए, इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, y की लिमिट्स रखेंगे, तब यहां पर आपके पास लिमिट्स रखने के बाद वापस x का ही एक फंक्शन बचेगा और वो एक सिंगल इंटीग्रल बच जाएगा आपके पास। तब उसका इंटीग्रेशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है और x की लिमिट्स a से b तक रखनी है। उसके बाद आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वही इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। सेकंड केस इसमें क्या है, देखिए अब की बार मैंने x इक्वल टू 5(1)y एंड x इक्वल टू 5(2)y अंदर की तरफ लिखा है, जबकि बाहर की तरफ जो लिमिट्स हैं वो लिखी गई हैं y इक्वल टू c से लेकर y इक्वल टू d तक। आप अगर पिछला इंटीग्रल कंसीडर करेंगे और इसे देखेंगे तो आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि मैंने ये भी ऑर्डर चेंज कर दिया है। पिछले वाले में मैंने लिखा था dx dy, जबकि अब मैं लिख रहा हूं dy dx। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा फंक्शन है f(x,y) वो दो कर्व्स x इक्वल टू 5(1)y एंड x इक्वल टू 5(2)y से बाउंडेड है। x इक्वल टू 5(1)y, x इक्वल टू 5(2)y, इन दोनों से हमारा कर्व बाउंडेड है। तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे। दोबारा कहता हूं, फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट मानकर चलेंगे, लिमिट्स रखेंगे, हमें एक y का फंक्शन मिलेगा। इस y के फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, x यहां से खत्म हो चुका है क्योंकि x की लिमिट आप y के टर्म्स में रख चुके हैं। तो ये जो आपके पास y का फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स c से लेकर d के बीच में, y इक्वल टू c से लेकर y इक्वल टू d लिमिट्स के बीच में, और लिमिट्स रख लेने के बाद में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। मींस यही इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू है। डायग्राम से इसको अगर समझें
तो रीजन कुछ इस तरीके से है। ये आपका कर्व है x इक्वल टू phi1y और ये कर्व है x इक्वल टू phi2y, मीन्स x इज अ फंक्शन ऑफ y, और y इक्वल टू c, y इक्वल टू d, ये दो लाइंस हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हैं। इनके बीच में बाउंडेड रीजन ये था जिस रीजन पर हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और हमने यहां पर x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप्स बनाई हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है, ये कर्व्स हैं। अगर ये स्ट्रिप बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं लेंगे तो इजीली हम समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स यहां बने, उन सभी रेक्टेंगल्स के लिए हमने समेशन किया था और उससे फिर हमने इंटीग्रल निकाला। तीसरा केस क्या है इसमें? तीसरा केस ये हो सकता है कि x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b और y इक्वल टू c से लेकर y इक्वल टू d तक लिमिट्स दी गई हैं। मींस x की लिमिट्स भी वेरिएबल नहीं है। आई रिपीट, x की लिमिट्स कांस्टेंट हैं, y की लिमिट्स भी कांस्टेंट्स हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं या पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये लिमिट्स अगर x के लिए यूज हो रही हैं तो आपको dx बाद में दिखाई देगा, और ये लिमिट्स अगर y के लिए यूज हो रही हैं तो dy आपको अंदर की ओर दिखाई देगा। आपको यहां पर क्या करना है, ये x की लिमिट्स हैं, कांस्टेंट हैं, आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे और फिर बाहर y लिखा हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। इन तीनों केसेस को हम अलग अलग तीन एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले हम केस थर्ड डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, प्रूव दैट डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई प्लस ई वाई डी एक्स डी वाई बिटवीन द लिमिट्स 3, 4 एंड 1, 2 is equal to double integral of this function between the limits 1, 2 and 3, 4। तो आप देख सकते हैं कि लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया है। इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, हम ये बताना चाहते हैं कि आप ऑर्डर अगर चेंज भी कर देते हैं, कांस्टेंट लिमिट्स के केस में अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो इससे इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम LHS लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करेंगे, y की लिमिट्स 3 से 4 तक, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2। जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई वाई का इंटीग्रल ई वाई, तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ई वाई 3 से लेकर 4 तक dx। लिमिट्स रखेंगे y की जगह पर, वाई स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां पर 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 8, तो हमें मिल जाएगा 8x प्लस ई पावर 4 माइनस, अब आप y की जगह 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 9 बाय 2 x माइनस ई पावर 3 dx, और सॉल्व करेंगे आगे। 8x माइनस 9 बाय 2x, ये हो गया 16 माइनस 9, 7x अपॉन 2 प्लस ई पावर 4 माइनस ई पावर 3। इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, जो हमें मिल जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ई पावर 4 माइनस ई क्यूब x फ्रॉम 1 to 2। अब लिमिट्स रखेंगे,
x के स्थान पर पहले आप 2 रखेंगे तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, प्लस 2 e4 माइनस e क्यूब माइनस x की जगह पर 1 रखेंगे, 7/4 माइनस e4 माइनस e क्यूब। तो फाइनली आपके पास रह जाएगा 7 माइनस 7/4, ये हो गया 21/4 प्लस e⁴ माइनस e क्यूब। तो ये हमने LHS को सॉल्व किया जिससे हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब हम देखते हैं कि क्या RHS को सॉल्व करने से भी यही रिजल्ट आता है। डबल इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन आपको पहले x के रिस्पेक्ट में करना है। x स्क्वायर अपॉन 2y प्लस x इंटू e⁴y। लिमिट्स x की रखेंगे 1 से लेकर 2 तक। आपको मिल जाएगा यहां पर 2 स्क्वायर 4, 4/2 2y प्लस 2 e⁴y माइनस, अब x की जगह 1 रखेंगे, 1/2y माइनस e⁴y। ये पूरी तरह से y का फंक्शन है। इस फंक्शन को अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y माइनस y/2, तो ये रह गया 3/2y प्लस ey dy। इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो हमें मिल जाएगा 3y² प्लस e⁴y। लिमिट्स हैं 3 to 4। y की जगह 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर 16, 16/4 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये बच गया यहां पर 12 प्लस e⁴ माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 3 27/4 माइनस e क्यूब। इसे आप सॉल्व करेंगे, 48 माइनस 27 दैट इज 21/4 प्लस e⁴ माइनस e क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू आपके पास LHS में आई थी इस इंटीग्रल की, सेम वही वैल्यू आपके पास RHS में भी आ रही है। इट मींस कांस्टेंट लिमिट्स होने पर आप पहले किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऑर्डर का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, डबल इंटीग्रल 0 to 1 0 to √1 प्लस x स्क्वायर dy dx अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब इस इंटीग्रल में हम देख सकते हैं कि अंदर जो लिमिट्स लिखी गई हैं वो 0 से लेकर √1 प्लस x स्क्वायर लिखी गई हैं। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ये y की लिमिट्स हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन में x का टर्म आ रहा है, मींस y डिपेंड करता है x पर, तो ये y की लिमिट्स हैं। अब क्वेश्चन लिखते टाइम आप देख सकते हैं कि यहां dy dx लिखा हुआ है, जबकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर y की लिमिट्स हैं तो यहां पर आपको dx dy मिलना चाहिए। अब ये कई बार ऑथर्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग क्वेश्चंस में इस तरीके से dy dx या dx dy लिमिट्स लिख दी जाती हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां ऑर्डर चाहे जो लिखा हुआ हो, आप पहले देखेंगे इस लिमिट्स को। अगर यहां पर आपको x का कोई टर्म दिखाई दे रहा है तो इट मींस ये y की लिमिट है, और अगर आपको y का कोई पद दिखाई दे रहा है तो मींस ये x की लिमिट है। ठीक है, अब अभी हमें दिखाई देता है x का टर्म, इट मींस ये y की लिमिट है, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
0 to 1, 0 to रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो dy को यहां रखेंगे अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह माना जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने y के लिए छोड़ दिया। अब इसका पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जब आप इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक कांस्टेंट मान रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये ए स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया? ए स्क्वायर मान लिया। अगर ये ए स्क्वायर है इट मींस ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए हमारे पास हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग y प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला हम यहां काम में ले रहे हैं? फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर x की जगह पर क्या है? y है, और a स्क्वायर की जगह क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रल करेंगे लॉग x की जगह y प्लस रूट, फिर x की जगह y और a की जगह ए स्क्वायर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पर y की जगह ये वैल्यूज पुट करनी है, तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आप y की जगह पर 0 पुट करेंगे तब आपको मिलेगा माइनस लॉग 0 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रूट 2 माइनस, तो माइनस को आप इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज आप जानते हैं लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 0 टू 1 लॉग 1 प्लस रूट 2 dx। अब ये तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं, लॉग रूट 2 प्लस 1 0 टू 1 dx। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट्स आप रखेंगे 0 टू 1, तो आपको मिलेगा लॉग रूट 2 प्लस 1, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, डबल इंटीग्रल 0 टू 1 y टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स। तो हम देख सकते हैं कि अब की बार अंदर की तरफ y के टर्म्स नजर आ रहे हैं, इट मींस ये लिमिट x की है, बाहर कांस्टेंट टर्म्स लिखे हुए हैं, ये y की लिमिट है। तो अगर अंदर की तरफ x की लिमिट्स लिखी हुई हैं तो इट मींस पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा y को कांस्टेंट मानते हुए। तो स्टार्ट करते हैं 0 टू 1 y टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर y
dx, ठीक है। ये x की लिमिट्स हैं, क्योंकि y नजर आ रहा है इसलिए ये x की लिमिट्स हैं। इंटीग्रेशन पहले x के रिस्पेक्ट में होगा। ये मैंने dy बाहर लिख दिया। तो जब इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को कांस्टेंट मानेंगे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, ये y कांस्टेंट। लिमिट्स y अपॉन 3 कांस्टेंट है। x की जगह पर आप लिख देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब माइनस फिर से y अपॉन 3 कांस्टेंट, x की जगह आप लिख देंगे y, तो ये हो गया y क्यूब dy। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैं इस 1 प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब को ओपन कर देता हूं। y अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 3 y टू द पावर 4 प्लस y पावर 6 माइनस y क्यूब। इस y क्यूब को हमने लिख दिया, y अपॉन 3 हमने दोनों में से कॉमन निकाल दिया है, dy। दिस इज इक्वल टू 0 टू 1 y अपॉन 3। तो इनमें से कोई सी भी लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए आपस में इनको प्लस या माइनस नहीं किया जा सकता। y अपॉन 3 मैं इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेते हैं। y प्लस 3y क्यूब प्लस 3y पावर 5 माइनस प्लस y पावर 7 माइनस y पावर 4 dy। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन y पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3y पावर 6 अपॉन 6 प्लस y पावर 8 अपॉन 8 माइनस y पावर 5 अपॉन 5, 0 टू 1। अपर लिमिट रखेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 रह जाएगा यहां पर, प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 5। लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि सारे ही टर्म्स 0 के इक्वल हो जाएंगे। इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा 40 और हाफ और हाफ ऐड होकर के 1 हो चुका है, तो आप यहां लिख सकते हैं 40 प्लस 30 प्लस 5 माइनस 8 और सिंप्लीफाई करेंगे 75 माइनस 8 67 अपॉन 120। ये इस डबल इंटीग्रल का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उन सभी में फंक्शन और फंक्शन के साथ हमें बाहर की तरफ लिमिट्स दी हुई होती थी। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं बाहर कोई लिमिट्स नहीं लिखी हुई हैं, बल्कि उनकी जगह पर लिखा हुआ है r। मैं एक बार पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद हम समझेंगे इसका क्या मीनिंग है। फाइंड द डबल इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3y dx dy ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि लिमिट्स गिवन नहीं है, लेकिन रीजन जिससे कि लिमिट्स पता लगेंगी वो दिया गया है एक ट्राइंगल की फॉर्म में। ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तो ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वेशन दिए गए हैं। पहले इन तीनों को हमें ड्रॉ करना होगा। इनके फिगर ड्रॉ करने से हमें एक ट्राइंगल मिलेगा। उस ट्राइंगल के अंदर जो बाउंडेड रीजन होगा, उस ट्राइंगल के अंदर जो बाउंडेड रीजन होगा, उसी रीजन पर हमें इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों साइड्स से ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरह से ड्रॉ हो सकती है, ए बी लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी एक क्लोज्ड रीजन आ चुका है। इस क्लोज्ड रीजन में हमें दिए गए डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू निकालने से पहले हमें लिमिट्स पता करनी होंगी। लिमिट्स कैसे निकाली जाती है ये हम सीखेंगे। लिमिट्स निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको इंटीग्रल किस ऑर्डर में करना है, dx dy। इट मींस पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इस बाउंडेड रीजन के अंदर y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बनानी होगी। ये देखिए, ये मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले ली है। जैसा कि हमने थ्योरी में समझा था कि हम दिए गए बाउंडेड रीजन को अलग अलग रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने यहां पर एक स्ट्रिप बनाई है y एक्सिस के पैरेलल। अब आप देखें कि ये स्ट्रिप जो है, इस स्ट्रिप की लोअर लिमिट आपको y की लोअर लिमिट देगी और इस स्ट्रिप की अपर लिमिट से आपको y की अपर लिमिट मिल जाएगी। ये स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है? ये स्ट्रिप x एक्सिस से स्टार्ट हो रही है। x एक्सिस का मीनिंग है y इक्वल टू 0। और ये स्ट्रिप कहां पर खत्म हो रही है? ये स्ट्रिप स्ट्रेट लाइन पर जाकर खत्म हो रही है। ऐसी आप कोई भी स्ट्रिप बना के देख लीजिए। ये देखिए, ये मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है, ये एक और छोटी सी स्ट्रिप ले ली है। हर एक स्ट्रिप नीचे x एक्सिस पर स्टार्ट हो रही है और ऊपर लाइन की बाउंड्री पर जाकर खत्म हो रही है। तो नीचे जो लिमिट्स होंगी, मतलब जो लोअर लिमिट होगी y की, वो होगी y इक्वल टू 0 और अपर लिमिट हमें लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहां से y क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, y की लिमिट्स क्या आ गई? 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक। मैं लिख देता हूं यहां पर, हियर the limits are y equal to 0 to y equal to 1 minus x। अब क्या रह गया? अब रह गया x की लिमिट्स पता करना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए, ये जो स्ट्रिप है इसी क्लोज्ड रीजन के अंदर निकालनी है। ये क्लोज्ड रीजन कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से, OB लाइन से। क्या है OB लाइन? OB लाइन है y एक्सिस। y एक्सिस मींस x इक्वल टू 0। अब आप y के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते चलो। जब आप ये लाइंस ड्रॉ करते चलोगे तो कहां जाकर के रुक जाओगे? लाइंस छोटी होती जाएंगी, लास्ट में जाकर A पॉइंट से लाइन पास होगी और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0। मींस पॉइंट A से पास होने वाली लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, वो है x इक्वल टू 1। तो x की अपर लिमिट क्या हो गई? 1। x की लोअर लिमिट क्या निकली थी? 0। अपर लिमिट निकल गई है 1। तो ये हम लिख देते हैं x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक। इस इंटीग्रल को मैं i कह के डिफाइन कर देता हूं। सो i इज इक्वल टू, पहले अंदर लिख देता हूं y की लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक, और बाहर x की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 तक। फंक्शन लिख देता हूं e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y dx dy। ठीक है, अब आप देख सकते हो इजीली ये जो क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स पढ़े थे उन्हीं की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अंदर किसकी लिमिट्स लिखी हुई हैं? अंदर क्या दिखाई दे रहा है? x दिखाई दे रहा है ना, तो ये y की लिमिट्स हैं। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में करना होगा, x को कांस्टेंट लेना होगा। तो ये e पावर 2x इंटू e पावर 3y, इस तरीके से फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं।
e पावर 2x कांस्टेंट रहेगा, e पावर 3y का इंटीग्रेशन e पावर 3y अपॉन 3, लिमिट्स 0 से लेकर 1 माइनस एक्स तक dx 0 to 1, 1 अपॉन 3 को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, और हमारे पास आ जाएगा e पावर 2x प्लस 3y फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स। ये लिमिट्स y की हैं, ध्यान रखना है आपको, y की लिमिट्स हैं, तो y की जगह पर आप पहले लिखेंगे 1 माइनस एक्स, y की जगह 1 माइनस एक्स लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 माइनस 3x, फिर माइनस e टू द पावर 2x, y की जगह 0 रख दिया, जीरो टू 1 e पावर 3 माइनस x माइनस e पावर 2x dx। इसे आप सॉल्व करेंगे, e पावर 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर 3 माइनस एक्स, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि x नेगेटिव है, माइनस e पावर 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू 1। अब आपको x की जगह लिमिट्स पुट करनी है, माइनस e टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन 2 e पावर 2 प्लस e पावर 3 प्लस हाफ e पावर 0 दैट इज 1। तो फाइनली आपके पास रह गया 1/3 माइनस 3/2 e स्क्वायर प्लस e क्यूब प्लस हाफ। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपके डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। एक बार फिर इस क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन जो रीजन R है वो एनक्लोज्ड है दो पैराबोलास के बीच में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पैराबोलास की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y ऊपर की तरफ जाने वाला अपवर्ड्स पैराबोला, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट हैंडेड पैराबोला होता है। तो पहले मैं इन दोनों को ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो किस तरह से बाउंडेड है। ये फिगर हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, और ये फिगर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के लिए। दोनों पैराबोलाज पॉइंट O पर और पॉइंट A पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट O क्लियरली ओरिजिन है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होंगे, तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। फॉर पॉइंट A what we have x square equal to 4y and y square equal to 4x। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से पहले x निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। सेकंड इक्वेशन से हमें मिल गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। x की ये जो वैल्यू है इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की जगह मैंने रख दिया वाई स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 4y, which gives y power 4 is equal to 64y। Further solving we get y power 4 minus 64y equal to 0, that is y into y cube minus 64 equal to 0,
मीन्स y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो y की दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, 0 एंड 4। जब यहां पर देखिए y इक्वल टू 0 इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 पॉइंट A के लिए है। तो जब y इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां पर y की जगह 4 रख देंगे, 4 इंटू 4 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। मींस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,4। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4,4। एक बार फिर से हम आ जाते हैं हमारे इंटीग्रल पर। I इज इक्वल टू आर वाई डी एक्स डी वाई। अब लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूं? फिर से मैं देखता हूं कि बाहर की तरफ dy लिखा हुआ है, तो मींस मुझे पहले y की लिमिट्स पता करनी होंगी। y की लिमिट्स निकालने के लिए इस बाउंडेड रीजन के अंदर मैंने y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी है। y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप मैंने ड्रॉ की। ये स्ट्रिप नीचे से स्टार्ट होती है इस पैराबोला से, मींस ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो नीचे से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को कंसीडर करूंगा तो मुझे y क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। y मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर इसी स्ट्रिप के ऊपर वाले पोर्शन को देखता हूं, ये है ऊपर का पोर्शन। तो ऊपर का जो ये पोर्शन है ये कौन से पैराबोला का हिस्सा है? ये हिस्सा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी कि y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4x। तो हमारे पास y की लिमिट्स क्या आ गई? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से लेकर रूट ऑफ 4x तक। फिर x की लिमिट्स निकालनी है, फिर वही पहले वाला तरीका लगाएंगे। ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हमने y एक्सिस के पैरेलल लाइंस बना के ड्रॉ की थी। तो मैं अगर इस तरीके से लाइंस बनाता चलूं, ये देखिए, तो A पॉइंट से जाने वाली लाइन, A पॉइंट से जाने वाली लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है वो लास्ट होगी। स्टार्ट कहां से हुई? स्टार्ट हुई y एक्सिस से। y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0। एंड कहां पर हुई? एंड हो गई पॉइंट A पर। तो ये जो लाइन है, ये लाइन पॉइंट A से जाने वाली y एक्सिस के पैरेलल, ये है x इक्वल टू 4। तो x की लिमिट्स हो गई 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल हो गया रूट ऑफ 4x को मैंने 2 अंडर रूट x लिख लिया है। x की लिमिट्स 0 से लेकर 4 तक। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y dy, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर अपॉन 2 1/2 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है। y की जगह हम लिखेंगे 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, हमें मिल जाएगा 4x। फिर y की जगह हम रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर x पावर 4 अपॉन 16। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dx। नाउ अब इसका आगे इंटीग्रेशन करना है। 4x का इंटीग्रेशन होगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5 अपॉन 5, तो 16 इंटू 5 80। लिमिट्स 0 से लेकर 4 तक। ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। अब आप x की जगह 4 रख देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 माइनस 4 पावर 5, ये हो गया। मैं इसको ऐसा कर देता हूं, 4 पावर 5 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 64। ठीक है, 4 की पावर 2 करने से तो 16 आ गया, और 4 का क्यूब करने से 64 आ गया।
और नीचे है मेरे पास 80, तो ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। अब 32 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 64 अपॉन 5। फाइनली आपको मिल जाएगा 160 माइनस 64 आप करेंगे 96 अपॉन 10 या फिर 48 अपॉन 5, जो कि इस इंटीग्रल की फाइनल वैल्यू है।